हेलो एवरीवन। कैसे हो सभी? सभी उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और ये हमारा लेबर लॉज का 10वां लेक्चर होने वाला है, आज 10th लेक्चर, जिसमें हम ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 पढ़ने वाले हैं। ये बाईलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और ये सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट मान लो, क्योंकि इस एक्ट से प्रीवियस ईयर में खूब भर भर के सवाल पूछे हैं। और ऐसी उम्मीद है कि इस एक्ट से इस बार भी बहुत से सवाल पूछे जाएं। तो इस एक्ट को मैंने काफ़ी टाइम दे के बनाया, स्टडी की है, और उसके बाद मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपको पिछले कुछ 4-5 दिनों से लेक्चर नहीं मिल पा रहा था, उसके लिए सॉरी। मैं थोड़ा सा किसी चीज़ में फंस गया था या यू को बिज़ी था, लेकिन अब ये लेक्चर कंटिन्यू रहेंगे। बाकी और सब्जेक्ट्स भी हम अब कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इस लेक्चर के बाद हमारे जो इम्पोर्टेंट या यूँ कहो सारे ही जो एक्ट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। थोड़ी सी सोशल सिक्योरिटी की और इंडस्ट्रियल रिलेशंस की थोड़ी थोड़ी थ्योरी बच रही है, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे और हमारा एक इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके फिर हम कंटिन्यू एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू के लिए मैं कुछ अरेंज कर रहा हूँ, तो वहाँ से हम करेंगे। तब तक आप इन चीज़ों को रिवाइज़ करते रहिए। मैं बार बार इस चीज़ को स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इनको बार बार रिवाइज़ नहीं करेंगे तो ये कोई मतलब नहीं निकलेगा आपका पढ़ने का। आप इनको जितना रिवाइज़ करेंगे उतना ही, जैसे आप आज रिवाइज़ करेंगे तो 1% बेटर होगा याद, कल करेंगे तो फिर 1% बेटर याद होगा, अगर नहीं करेंगे तो आप 10% भूल जाएंगे। इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो आप इनको बार बार रिवाइज़ कीजिए। मैंने नोट्स भी डाल दिए टेलीग्राम में, जिसका आपको लिंक मिल जाएगा चैनल के बायो में कहीं। वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए और इनको बार बार रिवाइज़ कीजिए। ठीक है, तो इस लेक्चर ये थोड़ा लंबा होने वाला है, तो मेक श्योर आप इसको पूरा देखें, क्योंकि हम लास्ट में एमसीक्यूज़ भी डिस्कस करने वाले हैं। ये मान लो कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जितने भी क्वेश्चन इस एक्ट से बन सकते हैं आप सारे कर देंगे, ये इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। साथ में लास्ट में मैं बार बार रिवाइज करने के लिए एमसीक्यू और शॉर्ट्स नोट्स भी वो भी डाल के लाया हूँ अब की बार। तो ये मैं थोड़ा लिखने में बहुत ज़्यादा घंटे भर 2-3 घंटे का टाइम हो जाता अगर मैं इसको पूरा लिखने बैठता, तो लिख लिख के बताता, तो इसलिए मैं इसको ऐसे प्रिंट में ही निकाल के लाया हूँ और इसको हम फटाफट अभी ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं चलो। तो जो इसमें सेक्शन है, इसमें देखो सेक्शन 33 सेक्शन है। ठीक है, और इसमें टोटल चैप्टर 6, आई गेस 5 है, हाँ 5 इसमें चैप्टर है। इसमें 5 तो चैप्टर है, ये भी आपको याद रखना है कि कितने चैप्टर है। और इसमें हम 33 सेक्शंस पढ़ेंगे, सारे सेक्शन पढ़ेंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है यार। ठीक है, तो हम इसको शुरू करते हैं। तो ये आप नोट्स में से आप पढ़ ही लेंगे बाद में, तो मैं जो जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत होगी समझाने की मैं उसको वहाँ पे समझा दूंगा कि ये कैसे क्या हो रहा है। बाकी नोट्स बहुत इजी वे में अंडरस्टेबल बनाया ताकि आप तुरंत आपके क्लिक हो जाए, जैसे ही सवाल आए आपके तुरंत क्लिक हो जाए। तो कोशिश कीजिएगा कि सेक्शन आप याद कर पाओ। बाकी मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता दूंगा किसी दूसरे लेक्चर में, या फिर टेलीग्राम में डाल दूंगा कि एटलीस्ट आप ये तो याद कर ही ले सेक्शन के साथ। बाकी आप कोशिश कीजिए सारे सेक्शन याद कर पाएँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो जो हमारे चैप्टर 1 है उसमें सेक्शन 1 से 2 है। इसमें शोर टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट ये दे रखा है सेक्शन 1 में। तो इसका मतलब क्या है, कानून का नाम क्या है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 है। तो और ये होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है। ठीक है, और इसमें जो प्राइमरली एक्ट्स में जो रेगुलेट करते हैं वो इसका रजिस्ट्रेशन राइट्स, ट्रेड यूनियंस का, लाइबिलिटीज़ इम्यूनिटीज़ ऑफ ट्रेड यूनियंस। ये क्या चीज़ है ट्रेड यूनियन, हम अब सेक्शन 2 में देखेंगे। तो सेक्शन 2 क्या कहता है कि ये है क्या चीज़, क्यों ये बनाया गया है ये ट्रेड यूनियन एक्ट। तो सेक्शन 2 कहता है कि ट्रेड यूनियन मीन्स एनी कॉम्बिनेशन फॉर्म्ड प्राइमरली टू रेगुलेट रिलेशंस बिटवीन वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर्स, वर्कमैन एंड वर्कमैन, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स, मतलब वर्कमैन और एम्प्लॉयर के बीच में, वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में, या फिर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में। हमने इससे पहले ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट देखा था, उसमें आपने सेक्शन
2K देखा था, उसमें हमने यही चीज़ें डिस्कस की थी कि यही वो लोग थे जिनके बीच डिस्प्यूट हो जाता है। ऐसे इसमें सेक्शन 2 में ये दे रखा है कि इन चीज़ों, इनके कॉम्बिनेशन के लिए, इनके इनके रेगुलेट करने के लिए, इनके रिलेशंस को, इन वर्कमैन एम्प्लॉयर के, वर्कमैन वर्कमैन के, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के, इसलिए इस एक्ट को बनाया गया। इसमें कुछ टर्म्स है, जैसे एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव क्या है? अ बॉडी वट एवर नेम कॉल्ड टू विच द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ ए ट्रेड यूनियन इज़ एंटस्टेड। मतलब कोई ऐसी बॉडी है जिसको उसके कार्यों का जो प्रबंधन है उसको सौंपा है, चाहे कोई उसका कोई भी नाम हो। नाम कैसे क्या होते हैं हम आगे और सेक्शन है उसमें डिस्कस करेंगे। इसमें एक ऑफिस बियरर होता है जिसको पदाधिकारी कहते हैं। तो ये कोई भी हो सकता है, कोई भी, लेकिन ये ऑडिटर नहीं हो सकता। ये देखो, यहाँ से ऐसे सवाल पूछे, यहाँ से फंसाने की कोशिश करते हैं कि कोई भी हो सकता है लेकिन ऑडिटर, इसमें पदाधिकारी, ऑफिस बियरर नहीं हो सकता। रजिस्टर्ड ऑफिस मीन्स द ऑफिस ऑफ द ट्रेड यूनियन एज एंटर्ड इन द रजिस्ट्रार केप्ट बाय द रजिस्टर। जब कोई ट्रेड यूनियन रजिस्टर करवा रहा है तो जहाँ पे वो एड्रेस दे रहा है, जिस ऑफिस के बारे में बता रहा है, वो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। ये चैप्टर 2 में सेक्शन 2 में दे रखा है, वो चैप्टर फर्स्ट के सेक्शन 2 में। अब हम चैप्टर 2 देखेंगे जिसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, जिसमें सेक्शन 3 से 14 के बीच में देखेंगे। सेक्शन 3 में क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार्स। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट से रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन। देयर में भी एडिशनल डेप्यूटी रजिस्ट्रार्स, एडिशनल भी हो सकते हैं या डेप्यूटी रजिस्ट्रार भी हो सकते हैं, जो सेक्शन 3 हमारा कहता है। और ये कौन अपॉइंट करेगा? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। सेक्शन 4 मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन, हु कैन अप्लाई। मिनिमम में ये तो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला है। इसको तो आप रट ही लेना, अभी रट लेना, आप इसको कहीं लिख लो चाहे से अभी अपनी नोटबुक में, लेकिन इसको आप रट लेना। देखिए, जो मिनिमम मेंबर्स है ना ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करवाने के लिए, उस एटलीस्ट 7 वर्कर्स होने चाहिए हु आर एंगेज्ड और हैव बीन एंगेज्ड इन द इंडस्ट्री। जहाँ पे जिसको रजिस्टर करवा रहे हैं या तो उसमें काम कर रहे हो या काम किए हुए होने चाहिए। एटलीस्ट कम से कम 7 तो होने ही चाहिए। मिनिमम स्ट्रेंथ इन द एस्टेब्लिशमेंट, ये 2001 में अमेंडमेंट हुआ था जिसमें यूनियन मस्ट हैव 10% ऑफ वर्कर्स और 100 वर्कर्स विच एवर इज़ लेस सब्जेक्ट टू मिनिमम 7। देखो 7 तो मिनिमम होने ही होने चाहिए। दूसरा केस 10% या फिर 100 होने चाहिए। जैसे कि मान लो एक ट्रेड यूनियन रजिस्टर करवा रहे हैं, वो टोटल 1000 मेंबर है, तो इसका 10% कितना हुआ? ये 100 हुआ, तो 100 तो होंगे ही, ठीक है। 10%, अब मान लो 5000 है, तो इसका 10% कितना हुआ? 500। 500 नहीं भी तो, लेकिन अगर 100 भी है तो काम हो जाएगा, ठीक है। 500 जरूरी नहीं है, 10% है। आ, मतलब 10% तो 500 हो गया, लेकिन अगर आपके पास 100 भी है तो भी आप रजिस्टर करवा सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब सेक्शन 5 में एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? सबमिट नेम, एड्रेस ऑफ हेड ऑफिस, टाइटल्स, नेम्स, एजेस, जिन जिन के नेम डाल रहे हैं उनकी एज, उनका ऑक्यूपेशन और उनके एड्रेस। ऑफिस बियरर का जो पदाधिकारी है उसका एड्रेस, नेम, एज, ऑक्यूपेशन सब होना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, आप जो रजिस्टर करवा रहे हो उनके कोई देनदारी है, कोई लेनदारी है, उनकी आपको स्टेटमेंट देने पड़ेंगे। ए कॉपी ऑफ द रूल्स, और आप जो भी अपनी ट्रेड यूनियन के रूल्स रखना चाहते हो उसकी कॉपी देनी पड़ेगी। 2001 में जो अमेंड हुआ था उसमें एप्लीकेशन मस्ट आल्सो इंक्लूड पर्टिकुलर्स ऑफ द सब्सक्राइबर्स एंड मेंबर्स मेकिंग द एप्लीकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड। जो आवेदन करने वाले सदस्य हैं उनके विवरण भी नियम अनुसार होनी चाहिए, जो रूल्स की कॉपी है उसके अनुसार होनी चाहिए। सेक्शन 6 देखते हैं, अब इनको हम फटाफट देखते हैं क्योंकि कोई इतना हार्ड नहीं है। आप इनको पढ़ोगे, आप एक बार वीडियो देखोगे आप समझ जाओगे, और जब आप पीडीएफ में पढ़ोगे तो आप इजीली आप इसको याद कर पाओगे, क्योंकि बहुत ही जो एक्ट की लैंग्वेज है वैसा नहीं बनाया है, बिल्कुल बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड ये पीडीएफ बनाई गई है, ठीक है। तो सेक्शन 6 क्या कहता है? प्रोविजंस टू बी कंटेंट इन द रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियन। अब देख, सेक्शन 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या प्रोविज़न होने चाहिए।
रूल्स मस्ट कवर नेम, ऑब्जेक्ट, यूज़ ऑफ फंड्स, फंड्स की बात करेंगे अभी अगले सेक्शन में। मेंबरशिप एडमिशन, मेंबरशिप का अगर कोई फीस वगैरह है तो मेंटेनेंस ऑफ टाई लिस्ट, मेंटेनेंस ऑफ लिस्ट ऑफ मेंबर्स, सेफ कस्टडी ऑफ फंड्स, ऑडिटिंग, इंस्पेक्शन, इलेक्शन, रिमूवल ऑफ ऑफिस बीयरर्स, डिजोल्यूशन, ये सब के बारे में आपको जो प्रोविजंस है उनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये नियमों में होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन पर मेंबर पर ईयर कितनी होनी चाहिए, 1 रुपया अगर रूरल वर्कर है, 3 रुपये अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, और 12 रुपया इन सब के अलावा अगर कोई और दूसरा केस है तो 12 रुपये, ये ईयरली है, देखिए ठीक है, बहुत कम फीस है ये, देखो ये उस टाइम से चली आ रही है तो बहुत कम है इसलिए। ऑफिस, अब ये वाला देखो, ऑफिस बियरर मस्ट बी इलेक्टेड, ये इस चीज़ में भी आपको फंसा दिया जाएगा पेपर में। इलेक्टेड वर्ड चेंज फ्रॉम नॉमिनेटेड, वो सॉरी अपॉइंटेड, अपॉइंटेड से चेंज करके इलेक्टेड हुआ है ये, अपॉइंटेड नहीं होगा, जो ऑफिस बियरर है वो इलेक्टेड होगा। टेन्योर कितना होगा ये भी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 6 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको सेक्शन 6 को और सेक्शन 4 को, इनको तो आपको बिल्कुल अभी लिख ही लेना है, और सुबह शाम भगवान की जैसे पूजा करते हैं वैसे इनकी पूजा करनी है, इनको सुबह शाम इनकी शक्ल ज़रूर देखनी है। टेन्योर ऑफ ऑफिस बियरर्स एग्जीक्यूटिव शैल नॉट एक्सीड 3 ईयर्स, 3 साल से ज़्यादा उसका कार्यकाल नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि आप बार बार इनको रिवाइज कीजिए, क्योंकि नहीं करोगे ना तो ये सब मिक्स हो जाएगा, वही इंडस्ट्रियल वही डिस्प्यूट वाला हो जाएगा, फैक्ट्रीज एक्ट, आपको पता ही नहीं लगेगा कि यार ये कौन से में क्या था। लेकिन अब जैसे जैसे एक्ट वाइज आप उनको रिवाइज करते रहोगे तो सेट हो जाएगा, ये मिक्स नहीं होगा सब कुछ। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि आप अगर जैसे वीडियो के साथ देख रहे हो आपको लगेगा कि हाँ मुझे याद हो रहा है याद हो रहा है, लेकिन जैसे ही अगर कोई क्वेश्चन रैंडम आ जाएगा आप बता नहीं पाओगे कि कौन से एक्ट से रिलेटेड था। वीडियो के साथ में आपको लगता रहेगा कि हाँ यार बहुत इजी है याद हो रहा है, लेकिन नहीं करोगे रिवाइज तो वो याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो लेकिन बार बार रिवाइज करोगे तो इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप पेपर वाले दिन मेरे इस लाइन को बार बार याद करोगे कि मैंने बार बार कहा था कि याद इसको बार बार रिवाइज करना है, इसलिए बार बार रिवाइज करो, ठीक है। सेक्शन 7 पे जाते हैं हम फटाफट करते हैं, क्योंकि 33 है, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा अगर हम ऐसे बीच में बात करें तो। अब बिल्कुल बात नहीं करेंगे और सीधा कंप्लीट करेंगे। सेक्शन 7 क्या है, पावर टू कॉल फॉर फर्दर पार्टिकल्स एंड टू रिक्वायर चेंज ऑफ नेम्स। रजिस्ट्रार में डिमांड एडिशनल डिटेल्स, रजिस्ट्रार एडिशनल डिटेल्स ले सकता है और रिक्वायर चेंज, अगर कोई नाम जैसे ट्रेड यूनियन किसी नाम से रजिस्टर करवा रहे हैं तो वो कह सकता है कि इस नाम से नहीं इस दूसरे नाम से चेंज करवाओ। क्यों, जैसे मान लो अगर कोई पहले से ही सेम आइडेंटिकल बनी हुई है इसी नाम से तो कह सकता है कि आप नेम चेंज कराओ, ये उसमें सेक्शन 7 में उसकी पावर दी गई है। सेक्शन 8 में रजिस्ट्रेशन, इफ़ सेटिस्फाइड दैट, रजिस्ट्रार की बात करें, इफ़ सेटिस्फाइड दैट द रिक्वायरमेंट्स आर कंपाइल्ड विद द रजिस्ट्रार रजिस्टर्स द यूनियन, अगर सेटिस्फाई होता है वो उनके डॉक्यूमेंट्स से और उनकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ है उनसे सेटिस्फाई होता है तो वो रजिस्टर कर सकता है यूनियन को। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 9 में दे रखा है, रजिस्ट्रार इसको इशू करेगा, ठीक है। ये कंक्लूसिव एविडेंस होता है रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। सेक्शन 9 है, ये अमेंडमेंट है, इसमें कंटिन्यूस मिनिमम मेंबरशिप इंसर्टेड 2001, इसका मतलब है कि जैसे अगर मिनिमम जो 7 मेंबर्स है उससे अगर बिलो जाता है तो आ, उसमें में इनवाइट एक्शन, मतलब ए यूनियन मस्ट कंटिन्यू टू मेंटेन द मिनिमम मेंबरशिप रिक्वायरमेंट, ड्रॉप बिलो में इनवाइट एक्शन, या फिर उसकी मेंबरशिप जो भी है वो रजिस्ट्रेशन वो कैंसिल किया जा सकता है अगर मिनिमम मेंबर्स से कम जाता है तो। सेक्शन 10 में कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ग्राउंड्स इंक्लूड ऑप्टेन बाय फ्रॉड मिस्टेक, मान लो उन्होंने धोखेधड़ी से रजिस्टर करवाया है, कंट्रावेंशन ऑफ एक्ट का उल्लंघन किया है, और मान लो सदस्यों की जो संख्या थी वो इनसफिशिएंट थी, ऐसा करके गया किया तो उसको कैंसिल किया जा सकता है उनको रजिस्ट्रेशन को। अब रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया तो वो अपील कहाँ कर सकते हैं, अपील एज टू कोर्ट ऑथोरिटी प्रेस्क्राइब्ड, सिविल कोर्ट, लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एज नोटिफाइड अगेंस्ट इन, यहाँ पे सिविल कोर्ट में, लेबर कोर्ट में, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जो नोटिफाइड है उनमें इसकी अपील की जा सकती है। सेक्शन 12, अब ऊपर हमने टर्म पढ़ा था रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस एवरी यूनियन मस्ट नोटिफाई द रजिस्टर्ड ऑफिस एंड इंटीमेट चेंजेस टू द रजिस्ट्रार, उनको उनका ऑफिस एड्रेस
जो भी है वो उनको नोटिफाई करना पड़ेगा, और अगर उनका ऑफिस एड्रेस चेंज हो रहा है तो उनको बताना पड़ेगा। और ये एक और चीज़ यहाँ पे लिखी नहीं है, ऐड कर लेना, विद इन 14 डेज उनको बताना पड़ेगा, विद इन 14 डेज। ठीक है, ये उनको बताना पड़ेगा। मैं शायद इसकी जो रो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम में डालूंगा, तो आप वीडियो के साथ एक बार उसको प्ले कर लेना, और जैसे मैं कुछ चेंजेस बता रहा हूँ तो आप उसको वहाँ पे ऐड कर लेना। बाकी मैं कोशिश करूँगा ये वाली और साथ में चेंजेस उसके साथ डाल दूँगा। ठीक है, लेकिन अगर ना कर पाऊँ तो आप ये ऐड कर लेना, जैसे 14 डेज़, ये इंपॉर्टेंट है कि कितने दिन में नोटिफाई करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। 14 विद इन 14 डेज़ आपको बताना पड़ेगा अगर आप एड्रेस चेंज करें तो। सेक्शन 13, इनकॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस। इसका मतलब क्या है? A registered union becomes a body corporate with perpetual succession, common seal and power to acquire, hold property, contract, shall be and should। मतलब उन पे मुकदमा किया जा सकता है या मुकदमा वो कर सकते हैं, वो किसी कॉमन सील का यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को एक्वायर या होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें उनको सेक्शन 13 में ट्रेड यूनियन एक्ट को वो राइट्स दे दिए जाते हैं। सेक्शन 14, सर्टेन एक्ट्स नॉट टू अप्लाई। अब कुछ एक्ट्स है जैसे कि सोसाइटीज़ रजिस्टर्स एक्ट 1860, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 डू नॉट अप्लाई टू। ये वाले जो एक्ट है, ये इन पे कुछ जो एक्ट्स है ये इन पे अप्लाई नहीं होते ट्रेड यूनियंस पे। भाई हटियार बार बार हर वीडियो में आता है तो ठीक है। चैप्टर सेकंड खत्म, चैप्टर थर्ड पे आते हैं जिसमें राइट्स लाइबिलिटीज ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस, सेक्शन 15 से 28 इसके बारे में बात करता है। और एक सेकंड मैं पानी पी लूँ, सॉरी, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, चैप्टर थर्ड में 15 से 28 के बीच में, 15 क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट्स ऑन विच जनरल फंड्स में बी स्पेंड। जो फंड वो कलेक्ट करते हैं वो कहाँ कहाँ कर सकते हैं उसको यूज़। देखो, जनरल फंड्स कैन बी स्पेंड ओनली ऑन लिस्टेड पर्पसेस। जो लिस्टेड पर्पस है उन्हीं पे वो उस फंड का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सैलरीज, अलाउंस, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑडिट, लीगल प्रोसीडिंग्स टू सिक्योर मेंबर्स राइट्स, एजुकेशन, सोशल बेनिफिट्स, कंपनसेशन टू मेंबर्स, पब्लिशिंग, सब्सक्रिप्शंस टू लॉफुल कॉज बेनिफिटिंग वर्कमैन। इन जो ये चीज़ें हैं इन्हीं पे वो इस फंड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई इलीगल एक्टिविटी वो नहीं कर सकते। जैसे मैं कुछ कह रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे, किसी इलीगल एक्टिविटी में अपने फ़ंड का यूज़ नहीं कर सकते। वो कुछ जो लिस्टेड पर्पज़ है उन्हीं में उस फंड का यूज़ कर सकते हैं। सेक्शन 16 क्या कहते हैं? सेपरेट फंड फॉर पॉलिटिकल पर्पज़। अगर मान लो पॉलिटिकल पर्पज़ के लिए उस फंड का यूज़ कर रहे हैं तो वो सेपरेट होना चाहिए, और मैंडेटरी नहीं होना चाहिए, वॉलेंट्री होना चाहिए। कि किसी की इच्छा हो तो उसमें डोनेट करे या फिर उसमें कंट्रीब्यूट करे, ये नहीं कि तुम मेंबर हो तुमको करना ही पड़ेगा, ये नहीं होगा। ठीक है, वो सेपरेट फंड होना पॉलिटिकल पर्पस के लिए। सेक्शन 17 कहता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इन ट्रेड डिस्प्यूट्स। ठीक है, अब ये जो लिखा है उसको पढ़ देना, मैं बता देता हूँ जैसे इसका मतलब क्या है। मान लो कुछ मेंबर्स है और ये आपकी ट्रेड यूनियन है और ये एम्प्लॉयर है आपका। अब आपकी कुछ डिमांड्स थी, ये वर्कर्स की और ये ट्रेड यूनियन है। वर्कर्स की कुछ डिमांड थी जो उन्होंने एम्प्लॉयर से जाके कही, उसने नहीं मानी, और फिर इन्होंने आके ट्रेड यूनियन से कहा। अब एम्प्लॉयर ने भी ट्रेड यूनियन से कहा, और एम्प्लॉयर को लग रहा है कि ट्रेड यूनियन उसकी साइड है, लेकिन इन्होंने क्या कुछ कॉन्स्पिरेंसी की, मतलब क्या कहते हैं उसको, साजिश की, और लास्ट में वो इनके साथ मिल गए और उन्होंने मुद्दा उठा के एम्प्लॉयर को मना लिया, उनके जो भी डिमांड से उनको मनवाने के लिए। तो एक एक तरह से कॉन्स्पिरेंसी हो गई, लेकिन ये वैलिड है। ठीक है, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी नहीं है। लेकिन अगर इसी में कोई मान लो वायलेंस हो रहा है या किसी की तोड़ फोड़ हो रही है तो वो ऑफेंस हो जाएगा। ठीक है, वो ऑफेंस माना जाएगा। अगर ऐसी जो मैंने पहले बताई वो कॉन्स्पिरेंसी है तो वो उसको कॉन्स्पिरेंसी नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये सेक्शन 17 में। सेक्शन 18 क्या होता है? इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल सूट्स इन सर्टेन केसेस। एक्स द इन
contemplation or furtherance of a trade dispute are protected from civil suits if done without violence। वो जो सेम चीज़ 17 है वो 18 में कि विदाउट वायलेंस इनके धमकी नहीं होनी चाहिए और कुछ कुकृत्य नहीं होना चाहिए, मेलिशियस रॉन्ग्स मतलब कोई बेकार काम नहीं होना चाहिए, तो उसमें उसको इम्यूनिटी मिल जाती है ट्रेड यूनियन को। ठीक है। सेक्शन 19 क्या कहता है? एनफोर्सबली ऑफ एग्रीमेंट्स, एग्रीमेंट्स बिटवीन यूनियन मेंबर्स नॉट वॉइड मेयरली बिकॉज दे रिस्ट्रेन ट्रेड, दे आर एनफोर्सेबल एज पर द एक्ट। ठीक है। सेक्शन 19 इसका मैं समझा देता हूँ, इसके क्या कहना क्या चाह रहा है। मान लो एक राम है और एक श्याम है, ये कहते हैं एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉयर से मान लो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया 2 साल का और इसमें फिक्स था कि तुम्हारी सैलरी 5,000 रुपये होगी। ठीक है। लेकिन थोड़े दिन बाद राम और श्याम कहते हैं कि हम दोनों 10,000 रुपये से कम में काम नहीं करेंगे। तो ये एक तरीके से अवैध हुआ। ठीक है। अवैध हुआ कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था 2 साल का कि 5,000 में काम करेंगे, लेकिन ये 10,000 रुपये मांग रहे हैं और मना कर रहे हैं कि 10,000 से कम होगा तो हम काम नहीं करेंगे। तो ये एक तरीके से अवैध हुआ। लेकिन ये जाते हैं ट्रेड यूनियन के पास और इनको अप्रूवल मिल जाता है कि हाँ तुम्हारी डिमांड सही है, जेन्युइन है, तुम्हारे साथ ज़्यादा काम करवाया जा रहा है या कुछ भी और रीज़न है, तुम्हारी जो वेजेस है वो 10,000 तो होनी चाहिए। वो जाते हैं ट्रेड यूनियन के पास, ट्रेड यूनियन प्रपोजल पास कर देती है और उनसे कह देती है कि ठीक है तुम काम नहीं करो। इस केस में ये अवॉइड मतलब वॉइड नहीं है, जो अवैध नहीं है। तो यही सेक्शन 19 कह रहा है कि ये रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड नहीं माना जाएगा। एग्रीमेंट बिटवीन यूनियन मेंबर्स, जो ट्रेड यूनियन मेंबर्स के बीच में अगर कुछ एग्रीमेंट हो रहा है तो वो अवैध नहीं माना जाएगा। वो जो व्यापार पर रोक लगाना नहीं माना जाएगा और वो अवैध नहीं होगा। ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगी क्योंकि जो लैंग्वेज लिखी है उसमें आपको शायद समझ में ना आए, लेकिन मैंने जो राम और श्याम का एग्जांपल दिया उससे आपको शायद समझ में आ जाए। सेक्शन 20 कहता है राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स, मेंबर्स हैव अ राइट टू इंस्पेक्ट अकाउंट्स बुक एंड द लिस्ट ऑफ मेंबर्स सब्जेक्ट टू रूल्स। जो भी ट्रेड यूनियन के मेंबर है वो जो अकाउंट्स की बुक है उनको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये सेक्शन 20 में दे रखा है। गेटिंग गेटिंग इट। सेक्शन 21 क्या है? माइनर्स एज मेंबर्स, और 15 साल और या 15 साल से ज़्यादा का कोई है तो वो भी मेंबर बन सकता है ट्रेड यूनियन का। सेक्शन 21A ये अमेंडमेंट है। इसमें क्या रहा है कि जैसे कि कोई ऑफिस बियरर है या कोई भी मेंबर है, ऑफिस बियरर की बात करते हैं हम। ठीक है। ऑफिस बियरर मतलब पदाधिकारी, कोई ट्रेड यूनियन में कोई पदाधिकारी है ऑफिस बियरर। तो अगर कोई उसने ऐसा काम किया है जो नैतिक नहीं है, मतलब अनैतिक है, तो उसमें उस केस में उसको ऑफिस बियरर की पद से हटाया जा सकता है, उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब कोई भी काम मान लो जो अनैतिक है, बहुत सारे अनैतिक काम होते हैं, कोई हरेसमेंट हो गया, समझ रहे हो, कुछ उसने अनैतिक काम किया तो वो डिस्क्वालीफाई होगा ऑफिस बियरर के लिए। ये सेक्शन 21 ये कहता है। सेक्शन 22 प्रोपोर्शन ऑफ ऑफिस बियरर्स कनेक्टेड विद द इंडस्ट्री, ये इम्पोर्टेंट, इसको भी आप अभी के अभी लिख लेना। तो ये क्या कहता है देखो, इन जनरल नॉट मोर देन 1/3 और 5 विच एवर इज लेस ऑफ ऑफिस बियरर्स मे बी आउटसाइडर्स नॉट एक्चुअली एंगेज्ड इन द इंडस्ट्री। मतलब जैसे कोई इंडस्ट्री है, मान लो स्टील इंडस्ट्री है, तो इसमें जो ऑफिस बियरर होंगे ना, पहली चीज़ तो जो अगर कोई आउटसाइडर आ रहा है ऑफ, पहली चीज़ तो एक ही सारे अंदर के हो तो अच्छी बात है। स्टील ये इंडस्ट्री है, कोई मान लो XYZ इंडस्ट्री स्टील लिमिटेड, इन्होंने रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं इसका, तो ये इतने मेंबर है इसमें जो भी है, अगर ये इन्हीं में से बन रहा है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब मान लो ये कहता है कि हम आउटसाइडर को भी इसमें ऑफिस बियरर में इंक्लूड करना चाहते हैं, तो वो 1/3 या फिर 5 और 5 जो भी कम हो, कि
मान लो जैसे कि 30 है, तो 30 का 1/3 कितना हुआ, 10। लेकिन 10 नहीं, उस केस में 5 ही लेंगे। और मान लो 3 ही है, तो 1/3 क्या हो गया, 1। इस केस में 1 लेंगे। इनसे ज़्यादा नहीं हो सकते वो आउटसाइडर ऑफिस बियरर के लिए, अगर वो अब वो इलेक्ट किए जा रहे हैं, तो इनसे ज़्यादा नहीं हो सकते। वन आउटसाइडर है तो 1/3 या फिर 5, जो भी कम है वो होगा, या फिर बाहर अंदर का ही होगा। अगर सारे है तो फिर अंदर के ही। ये था जनरल वे में। अगर कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, यूनियन से, तो एट लीस्ट 1/2 ऑफ ऑफिसर मस्ट बी एक्चुअली एंगेज्ड और एम्प्लॉयड इन द इंडस्ट्री। कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, मान लो जो और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो इसमें जो 50% अगर ऑफिस बियरर बन रहे हैं, तो 50% से ज़्यादा लोग उसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के होने चाहिए। वो कोई बाहर के नहीं होना चाहिए, दूसरी इंडस्ट्री के नहीं होने चाहिए। और ये वाला भी इम्पोर्टेंट है कि जो को मिनिस्टर्स है, पर्सन होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो भी ऑफिस बियरर नहीं बन सकता। ये सेक्शन 22 कहता है। 23 चेंज ऑफ नेम। रजिस्टर्ड यूनियन में चेंज इट्स नेम विद कंसेंट एज प्रिस्क्राइब्ड एंड अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार। जो रजिस्ट्रार के अप्रूवल के साथ और कंसेंट के साथ ट्रेड यूनियन के अपना नाम चेंज कर सकती है। अमलगमेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस। 2 और मोर रजिस्टर्ड यूनियंस, जैसे एक ये यूनियन थी, बी ये थी, सी ये थी, तो ये तीनों मिल सकती है और एक डी बना सकती है। ठीक है, ये इसका मतलब है। और सेक्शन 25 क्या कहता है, नोटिस ऑफ चेंज ऑफ नेम, नोटिस ऑफ चेंज अमलगेमेशन मस्ट बी सेंट टू रजिस्ट्रार हु रिकॉर्ड्स एंड इशूज फ्रेश सर्टिफिकेट्स। अब जैसे इन्होंने मिलके ये डी बना ली, तो इसमें इनको फ्रेश सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि रजिस्ट्रार देगा। सेक्शन 26 क्या कहता है, इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ नेम। अब देखो कोई नेम चेंज कर रहा है, तो मान लो ये एक आदमी है, इस पे कोई केस लगा हुआ है, इसका नाम है मान लो राजू। इस पे कोई संगीन अपराध किया है इसने और इस पे केस चल रहा है, और ये आ जाता है केरला। ये पहले मुंबई था, अब आ गया केरला, और यहाँ के खुश हो रहा है और कह रहा है कि मेरा नाम वीरप्पन है। वीरप्पन कुछ भी नाम रख लिया। वीरप्पन नाम रखने से क्या इसके ऊपर जो केस चल रहे थे या जिसने जो अपराध किए थे वो ख़त्म हो जाएंगे? नहीं, वही सेम केस यहाँ पे ट्रेड यूनियन का है कि चेंज ऑफ नेम डज नॉट अफेक्ट एनी राइट्स और ऑब्लिगेशन ऑफ द यूनियन। जैसे उस राजू को पहले जीने का अधिकार मिल रहा था, या फिर घूमने का अधिकार मिल रहा था, या फिर कुछ भी और अधिकार मिल रहा था, तो नाम चेंज करने के बाद भी मिलेंगे, क्योंकि सांस लेने का अधिकार पहले भी था उसके पास और अभी भी है। उसने कोई भयंकर क्राइम किया, अगर उसकी डेथ पेनल्टी है वो बात अलग है, लेकिन इन जनरल वे उसको वो जो पहले का अधिकार है वो नेम चेंज करने के बाद भी, और उसकी जो कुकृत्य उसने किए हैं, जो उसने क्राइम किया, वो उसके जो ऑब्लिगेशंस है वो भी उस पर अभी भी चलेंगे। तो नेम चेंज करने से इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इफेक्ट्स ऑफ अमलगमेशन ऑन अमलगमेशन प्रॉपर्टी एंड लाइबिलिटीज ऑफ ओल्ड यूनियंस वेस्ट इन द न्यू यूनियंस। मैंने बताया ए बी सी ये तीनों मिलकर डी बना देती है। तो इसकी कुछ मान लो लाइबिलिटीज़ थी, या कुछ देने थे सी को, कुछ बी को कुछ लेने थे, सी को कुछ नहीं था। तो ये सब चीज़ें जब ये डी बनेगी, तो इसको जो ए के थे देने थे वो देने भी पड़ेंगे, और जो बी के थे वो लेने भी पड़ेंगे। ये डी के नाम से काम होगा। ठीक है। सेक्शन 28, हम इसको ख़त्म ही करने वाले हैं। थोड़े एमसीक्यू है लास्ट में, उनको प्रैक्टिस करके। रिटर्न्स टू बी सबमिटेड। जो ट्रेड यूनियन है उनको अपने एनुअल रिटर्न्स भरने पड़ेंगे, जिसमें मेंबरशिप नंबर्स होंगे, स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर होगा, एसेट लाइबिलिटीज़ होगा, जो भी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है और जो भी टाइम दी जाती है उसमें उनको अपनी रिटर्न भरनी पड़ेगी। ठीक है। सेक्शन जो चैप्टर 3 है वो हमने कंप्लीट कर लिया। चैप्टर 4 पे आ जाते हैं, रेगुलेशंस, जिसमें सेक्शन 29 से 30 दे रखा है। 29 कहता है पावर टू मेक रेगुलेशंस। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिर बता रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट होगी। may frame regulations on forms, returns, audit, election procedure, etc. Certain notifications are laid before the legislature. जो appropriate government है वो इन चीज़ों पे regulations बना सकती है, और जो भी है ये जो भी आपके legislature है उसमें डिस्कस किए जाएंगे।
सेक्शन 30 पब्लिकेशन ऑफ रेगुलेशंस, रेगुलेशंस टेक इफेक्ट अपॉन पब्लिकेशंस एज प्रेस्क्राइब्ड। इनको जो भी अगर कुछ चेंजेस किए जाते हैं, रेगुलेशंस बना रहे हैं, तो वह पब्लिकेशन के साथ इफेक्ट में आ जाएंगे। ये सेक्शन 30 कहता है। चैप्टर 5 पे आ जाते हैं जो कि पेनल्टीज़ की बात करता है। सेक्शन जिसमें सेक्शन 31 से 33 है। जो सेक्शन 31 है वो कहता है फेलियर टू सबमिट रिटर्न्स, इसमें उनको पेनल्टीज़ लगेगी। सेक्शन 32 कहता है सप्लाइंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, अगर वो कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो भी उनको पेनल्टी लगेगी। सेक्शन 33 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, इसका मतलब है पहले तो इनका बता देता हूँ कि पेनल्टी कितनी होगी। पेनल्टी 50 रुपये पर डे की भी हो सकती है, जो कि अप टू 500 तक हो सकती है। ठीक है। और पेनल्टी की अमाउंट बता दिया, और अगर मान लो ये बार बार ये सेम चीज़ रिपीट करते हैं तो ये बढ़ाई जा सकती है। और दूसरा ये सेक्शन 33 जिसमें कहता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, इसका मतलब है कि जब तक कोई कंप्लेंट नहीं होगी तब तक कोर्ट, कोई भी जो भी कोर्ट है वो उस पर कंप्लेंट के बिना कोई प्रोसीडिंग नहीं होगा। और प्रोसीडिंग जो भी अथॉरिटी है जो कंप्लेंट करे वो रजिस्ट्रार वगैरह है। और ये 6 महीने के अंदर कंप्लेंट होनी चाहिए। जैसे कि मान लो 2001 में कुछ हुआ था, अब आके कंप्लेंट कर रहे हैं 2025 में या 26 में, तो नहीं, वो 2001 के जब ये इस डेट पे हुआ तो इसके 6 महीने के अंदर वो कंप्लेंट होनी चाहिए। और विदाउट कंप्लेंट प्रोसीडिंग नहीं होगी, कंप्लेंट करना ज़रूरी है। अब दो ये सेक्शन 33 हमने पूरे जो सेक्शन है वो सारे कंप्लीट कर लिए, यहाँ तक आपका ख़त्म हो गया है। और ये थोड़े क्विक चेक लिस्ट है, मतलब रिवाइज कर लेते हैं एक बार फटाफट। तो मेंबरशिप थ्रेशोल्ड सेक्शन 4 कहता है 10% और 100, लेकिन मिनिमम 7 होने चाहिए, ये भी कहता है साथ में। एप्लीकेशन पर्टिकुलर्स हमने देख ली कि नाम वगैरह ये सब होने चाहिए। सेक्शन 6 कहता है वो जो भी 1 रुपये, 3 रुपये, 12 रुपये की जो भी थी वो वापस, अब सेक्शन 6 वापस देख लेना। कंटिन्यूस मेंबरशिप, मतलब अगर कंटिन्यूस रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू रखना है तो जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है मेंबरशिप की लोगों की वो होनी चाहिए। कंपोजिशन ऑफ ऑफिस बियरर्स अनऑर्गेनाइज्ड के लिए 50% इंसाइडर होने चाहिए। वन, और दूसरे इन जनरल वे 1/3 या 5 जो भी है कम है वो होने चाहिए। और ठीक है, ये कुछ हो गया। संसद विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत होंगे, सेक्शन 29 हमने देख ही लिया। और पेनल्टीज़ प्रैक्टिकल, सॉरी प्रैक्टिकल पेनल्टीज़ नहीं, प्रैक्टिकल कंप्लाइंस एट द ग्लेंस सिस्टम, वही है 7, वही हमने ऊपर जो डिस्कस किया। और न्यूनतम वार्षिक चंदा सुनिश्चित करें और यूनियन के नाम कलेक्ट कलेक्ट सब्सक्रिप्शन मीटिंग्स द मिनिमम एनुअल अमाउंट्स एंड ओपन ए बैंक अकाउंट इन यूनियंस नेम। ठीक है, तो ये यूनियंस का जो भी आपकी जो मेंबरशिप फीस हो रही है वो यूनियन के नाम से अकाउंट होना चाहिए उसके लिए। अप्लाई टू रजिस्ट्रेशन ये हमने देख लिया, फाइल एनुअल रिटर्न्स हमने देख लिया। ठीक है, ये सब लगभग हमने देख लिया है। अब हम सीधा एमसीक्यू पे आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो। तो पहला क्वेश्चन देखो, मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू अप्लाई रजिस्ट्रेशन ऑफ ए ट्रेड यूनियन, हमने देख लिया 7 होने चाहिए, राइट आंसर है। और दूसरा जो अमेंड हुआ था उसमें या तो 10% और 100, विच एवर इज़ लेस, जो भी मैंने साथ में उसमें एग्जांपल भी दिया था कि अगर मान लो 5,000 है टोटल, तो इसका 10% कितना होता है, 500। लेकिन इस केस में अगर उसके पास 100 भी है तो काम चल जाएगा। ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 7 दे रखा है, ये 2001 में जो अमेंड हुआ था वो दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एन ऑफिस बियरर ऑफ ए ट्रेड यूनियन, कौन नहीं बन सकता इनमें से। ए रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ द सेम इंडस्ट्री बनेगा, हमने देखा था कि या तो काम कर रहा हो या काम कर चुका हो। रिटायर कर चुका हो का क्या मतलब है कि रिटायर हो चुका है। ए सर्विंग वर्कर, ये इसकी तो कोई गुंजाइश, मतलब कोई डाउट ही नहीं है। एंड आउटसाइड विद प्रेयर अप्रूवल, इसमें कुछ कंडीशन जैसे 1/3 हो गया, 50% अनऑर्गेनाइज्ड हो गया, ये सी। ठीक है, तो ये वाला आंसर हो गया, मिनिस्टर नहीं बन सकता। सेक्शन 22 कहता है ऐसा। ए पर्सन ऑफ वॉट मिनिमम एज कैन बी बिकम ए मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन, माइनर्स बन सकते हैं, 15 साल का बन सकता है, सिंपल। सेक्शन 21 कहता है इसके बारे में।
द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन इज इशूड बाय लेबर कोर्ट, नहीं इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, नहीं रजिस्ट्रार ऑफ, बिल्कुल राइट, ये नहीं, हमने जिक्र ही नहीं किया इन चीज़ों का, रजिस्ट्रार के बारे में देखा था सब कुछ, जो कि सेक्शन 9 में इसका राइट्स है, मतलब पावर्स है। विच फंड ऑफ ए ट्रेड यूनियन कैन बी यूज फॉर पॉलिटिकल पर्पज़? जनरल फंड, देखो जनरल फंड हम नहीं कर सकते, हमने देखा था किन किन चीज़ों पे जो लिस्ट दे रखी थी उन्हीं में कर सकते हैं। पॉलिटिकल फंड, क्या पूछ रहा है, विच फंड ऑफ ए ट्रेड यूनियन कैन बी यूज्ड फॉर पॉलिटिकल, सिर्फ पॉलिटिकल फंड जो भी मैंडेटरी नहीं होगा, सिर्फ वॉलेंट्री होगा उसी को यूज़ करेंगे। पॉलिटिकल फंड को हम पॉलिटिकल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, इनको नहीं कर सकते। कौन सा सेक्शन कहता है? सेक्शन 16, पॉलिटिकल फंड क्रिएटेड फ्रॉम वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन, पॉलिटिकल फंड हमारा आंसर हो गया। जनरल फंड्स ऑफ ए ट्रेड यूनियन कैन नॉट बी स्पेंट ऑन सैलरीज ऑफ स्टाफ, कर सकते हैं। एजुकेशन ऑफ मेंबर चिल्ड्रन, ये भी कर सकते हैं। पॉलिटिकल, इस पे नहीं कर सकते, इसके लिए पॉलिटिकल फंड ही होगा, जो भी मैंडेटरी नहीं होगा, वॉलेंट्री होगा, बार बार कह रहा हूँ। लीगल प्रोसीडिंग्स फॉर, इसके लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अप्लाइज टू एग्रीमेंट्स मेड ऑलवेज, नेवर, ओनली व्हेन फर्दिंग ए ट्रेड डिस्प्यूट विदाउट कमिटिंग एन ऑफेंस, ये वाला होगा। हमने देखा था कि कोई कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं मानी जाएगी किसी ट्रेड यूनियन की जब तक कि उसमें कोई ऑफेंस ना हो, कोई वायलेंस ना हो, ठीक है, जो कि सेक्शन 17 में देखा था। साथ के साथ सेक्शन भी देख लो। अकॉर्डिंग टू अरे भाई हट यार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अकॉर्डिंग टू द 2001 अमेंडमेंट, मैक्सिमम टेन्योर ऑफ ऑफिस पीयर एग्जीक्यूटिव इज 1 ईयर, नो 2 ईयर, नो 3 ईयर, करेक्ट आंसर। इसमें सेक्शन 6 की बात करते हैं, तो कि सेक्शन 6 कहता है कि जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें टेन्योर कैन नॉट एक्सीड 3 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। ए ट्रेड यूनियन में बी डी रजिस्टर्ड इफ़ इट होल्ड्स ए स्ट्राइक, ऐसा कोई हमने कुछ नहीं पढ़ा पूरे लेक्चर में। मेंबर्स क्रिटिसाइज गवर्नमेंट, इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा। इट पब्लिशेज मैगजीन, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। आंसर हो जाएगा मेंबरशिप फॉल्स बिलो रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड, कि अगर 7 मिनिमम 7 दे रखा था, इससे कम होता है, या फिर 10% और 100 का जो अगर केस होता है उनके पास, तो अगर इससे कम जाता है तो जो उसका रजिस्ट्रेशन है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। ये कौन से सेक्शन में पढ़ा था? सेक्शन 10 एंड 9A, जिसमें 9A में हमने वो देखा था। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अंडर द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 व्हेन एनफोर्स ए सिंगल नेगोशिएटिंग यूनियन मस्ट हैव सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट, ये इस चीज़ के बारे में हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तो इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम जब न्यू लेबर कोड पढ़ेंगे, जो कि एक वीडियो में या दो वीडियो, एक और 1 और 2 वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तब हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। लेकिन सिंगल नेगोशिएशन मस्ट हैव सपोर्ट, ठीक है, हमने ये वाला नहीं पढ़ा, तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा अभी नहीं ज़्यादा, वरना कहोगे कि लेक्चर में पढ़ा है नहीं और क्वेश्चन करवा रहे हो। जब न्यू लेबर कोड पढ़ेंगे, जित जो कि लेकिन अभी एनफोर्स नहीं हुए हैं, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है, हो सकता है क्वेश्चन आ जाएंगे। लेकिन जो मेन सिलेबस है वो हमारा एक्ट्स का, वो यहीं इसी पे आज कंप्लीट हो जाता है। साथ में मैं कुछ बता दूँ आपको कि एक तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस की कुछ थ्योरी है, वो हमको भी पढ़नी है। बहुत कम चांस है कि वहाँ से क्वेश्चन बने, क्योंकि हमने इतने एक्ट पढ़े, तो आपको जो थ्योरी है वो आपको समझ आ गई होगी कि जो एक्ट बने हुए हैं वो वेलफेयर ऑफ जो वर्कर्स हैं उनके लिए बने हुए हैं। आपको इतनी चीज़ समझ आ गई होगी, एम्प्लॉयर्स के भी कुछ राइट्स होते हैं कि वो कुछ उनको गलत तरीके से ना फंसा दिया जाए, इनके लिए अलग अलग अथॉरिटी बनाई है। तो आप इतना चीज़ समझ गए हो, बस वही चीज़ है जो हम थ्योरी में, इंडस्ट्रियल रिलेशन थ्योरी में, कि रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए लोगों का, वो हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज़ में। और एक सोशल सिक्योरिटी पढ़ेंगे कि सोशल सिक्योरिटी क्या, इसकी थोड़ी सी थ्योरी देखेंगे, कुछ स्कीम्स देखेंगे बहुत जो इम्पोर्टेंट है अभी रिसेंट में। बाकी अगर ये हम ना भी देखेंगे तो मैं इसकी पीडीएफ आपको दे दूंगा, आपको उसको रिवाइज करना है, अगर क्वेश्चन आता है तो उन स्कीम से आ जाएगा। और जो हमारे एक्ट्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, बस न्यू लेबर कोड्स है वो पढ़ने हैं, जो 1 या 2 वीडियो में हम ख़त्म कर देंगे। और
जो भी इसकी पीडीएफ है वो टेलीग्राम में डाल ही दूंगा मैं। मैंने शायद डिस्क्रिप्शन में सिर्फ एक वीडियो में डाला था इसका लिंक टेलीग्राम का। शायद मैं भूल गया डालना, तो इस वाले में मैं ज़रूर से डाल दूंगा याद से। बाकी और में भी डाल दूंगा अगर मुझे याद रहता है तो। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। ए बिग थैंक्स टू यू।